नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। कुछ अरसे के बाद फिर से एक और एजुकेशनल वीडियो लेकर हाजिर हैं चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा में। कुछ समय बीत गया, लेकिन आज उसी कड़ी में जो हम आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसी सिलसिले में हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी और कुछ और मूवमेंट्स की बात भी की हमने। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को भी हम कर चुके हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की बात भी हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी सूत्रधार बने 3 बड़े आंदोलनों के। जो भारत में आज़ादी का आंदोलन ये चला, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला, बहुत सारी लहरें इस आंदोलन के मध्य में आती रहीं जाती रहीं, और जो गांधीयन एरा है, जो गांधीवादी लहर है, तो उसमें मुख्यतः हम 3 बड़े जो हैं इवेंट्स को स्टडी करते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं। एक तो असहयोग आंदोलन, जिसकी बात हम कर चुके हैं, और एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना गया। और फिर 1942 में हम देखेंगे कि एक भारत छोड़ो आंदोलन की बात भी जो है बहुत बड़े स्तर पर होती है, वो भी एक गांधीयन एरा का एक मेन हिस्सा बनता है। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझें, जो ये आंदोलन था, मुझे नहीं लगता कि मैं आज ही इस वीडियो में इसे पूरा कर पाऊँगा। नेक्स्ट कंटिन्यू फिर करेंगे इसको। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वो एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसी मूवमेंट थी जो मुख्य तौर पर 3 चरणों में हमें दिखती है। किसी एक चरण में ये मूवमेंट नहीं थी, कोई एक फेज नहीं है इसका। इट इज़ स्प्रेड इन 3 फेजेस। वो अलग अलग फेजेस क्यों आते हैं, तो इस आंदोलन के अलग अलग चरण क्यों हुए, जैसे जैसे हम इसे समझेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो समझ पाएंगे कि ये आंदोलन जो था, ये जो मूवमेंट थी, ये 3 फेजेस में क्यों गई, ये 3 चरणों में इसे क्यों बांटा गया। पहला फेज जो है वो 1930-31 का है, 1930-31 का नज़र आ रहा है। फिर कुछ समय के लिए मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है, स्थगित किया जाता है। फिर 1932 से 34 का दूसरा इसका फेज है, दूसरा चरण है। फिर कुछ समय के लिए इस मूवमेंट को रोका जाता है या रुक जाती है। फिर 1934 ऑनवर्ड जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तीसरा चरण जो है, जो 3rd फेज है, वो हमें नज़र आता है। इससे पहले कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चलें या इसे समझने की कोशिश करें, हमें उसके पहले थोड़ा सा ध्यान करना होगा। उसके पहले के वर्षों में क्या हो रहा था, 1930 से 4-5 साल पहले तक की सिचुएशन क्या थी, और भारत में क्या चल रहा था, और क्या ज़रूरत आन पड़ी इस आंदोलन को चलाने की, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी बनती है। उस चर्चा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस चर्चा के बिना शायद हम इसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बात हम शुरू करते हैं लॉर्ड इरविन से। तो लॉर्ड इरविन जो हैं वो गवर्नर जनरल बनते हैं 1926 में, 1926 में, और 1931 तक का ये उनका समय काल है, गवर्नर जनरल का समय काल है 1926 से 31 का। और 1922 में क्या हुआ है, 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला। 22 में वो मूवमेंट को चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित करना पड़ा, और 22 से लेकर 26 तक का जो समय है भारत में, वो कोई खास आज़ादी के आंदोलन में कुछ विशेष घटित हो रहा हो, ऐसा हमें कुछ नज़र वहाँ पर नहीं आ रहा है। 1922 से लेकर 1926 तक हम कह सकते हैं कि इसे हम आगे तक लेके चलें तो 1930 तक भी हमें कोई
पैन इंडियन मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आती। आज़ादी का आंदोलन तो चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही है, वो एक निरंतर प्रयास था, वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल था, उसमें गैप नहीं आया। लेकिन बात ये होती है कि वो प्रयास पूरे भारत के स्तर पर हो रहा है, पैन इंडियन स्ट्रगल है, या मूवमेंट कहीं किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि 1922 से लेकर जो 1930 का समय काल है, वो मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट जो है इतनी नहीं चली जब तक कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हो जाता। तो जब लॉर्ड इरविन साहब गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो वो रिफॉर्म्स थे 1919 वाले 1919 में, पहले 1909 में होते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, फिर 10 वर्ष के बाद ये और रिफॉर्म्स आते हैं जिन्हें हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, या एक सरल भाषा में इन्हें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया। ठीक है, मॉन्टफोर्ड सुधार भी जो है वो उसे कहा गया। तो ये 1919 में इसकी रिपोर्ट जो है मिल जाती है, और ये कहा जाता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये रिव्यू किया जाएगा, ये समीक्षा की जाएगी कि जो सुधार किए गए हैं, जो सहूलतें प्रदान की गई हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं भारत को, क्या हम उस दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो होना तो था 1929 में, इसका रिव्यू, इसकी समीक्षा जो थी वो होनी तो थी 1929 में। लेकिन लॉर्ड इरविन को ये महसूस होता है कि समय आ गया है कि वो समीक्षा पहले की जाए, और इसके लिए वो एक कमेटी का गठन करते हैं, एक कमीशन का गठन करवाया जाता है जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन, जिसे कहा गया साइमन कमीशन। तो 1927 में 1927 में अपने वक्त से 2 वर्ष पहले इसे गठित कर दिया जाता है, इसका गठन हो जाता है, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। जो अध्यक्ष हैं वो है जॉन साइमन, और ये 7 सदस्यों का ये 7 मेंबर एक कमीशन था। ये 7 सदस्यीय एक कमेटी जो है वो बनाई जाती है, ये देखने के लिए, ये समीक्षा करने के लिए कि वो जो रिफॉर्म्स थे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, वो इन वर्षों में कहाँ तक आगे पहुँचे हैं, किस प्रकार से उसे लागू किया गया। लेकिन साइमन कमीशन किसी भी भारतीय दल को मान्य नहीं था, इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, किसी भी राजनीतिक दल को ये मान्य नहीं था, और आम जनमानस को, मासेस को भी ये जन मान्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। There was no Indian in this commission, which was formed basically to review the reforms and to pave the way for further constitutional reforms। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात थी कि आप भारतीयों के लिए सुधारों की बात कर रहे हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं, और लेकिन भारतीयों को किस प्रकार से सुधार देने हैं, किस प्रकार से उन्हें सुधार दिए जाएं, उसके बारे में जब चिंतन करना है, जब बात होनी है, जब विचार करना है, तो आप उस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल जो उस समय मुख्य धारा में थे, वो इसे रिजेक्ट कर देते हैं कि हम इसे नहीं मानते, और एक विद्रोह शुरू होता है। जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन जाता है बात करने के लिए, समझने के लिए विभिन्न पहलुओं को, तो साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह की भावना नज़र आती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, और एक नारा जो बहुत लोकप्रिय बन चुका था उस टाइम कि साइमन कमीशन गो बैक, वो एक नारा बुलंद कर दिया जाता है कि हमें आपकी रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें आपकी रिपोर्ट जो है वो
नहीं चाहिए। आप यहाँ से जा सकते हैं। और इसी कड़ी में अक्टूबर 1930 में 28 अक्टूबर 1930 को जब लाला लाजपत राय इस कमीशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जब लाला लाजपत राय इस कमीशन के अगेंस्ट विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तो उस समय उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं जिसका प्रहार वो सहन नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय जो बाल पाल लाल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ हम मिलकर एक जो विचारधारा, एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है, उसके एक हम कह सकते हैं कि सूत्रधार थे। और उन पर यह प्रहार किया जाना और उनकी मृत्यु एक बार फिर से थोड़े से सोए हुए राष्ट्रीय संग्राम को जगा देता है। मैं फिर से ये बात तो नहीं कहूँगा कि राष्ट्रीय संग्राम सोया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मूर्छित अवस्था में पहुंचा हुआ था और एक बार फिर से ये घटना उसे जगाने का कार्य करती है और महात्मा गांधी सहित बहुत से लोगों को, बहुत से नेताओं को ये मजबूर करती है कि अब एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जिसे पूरे भारत में चलाया जाए, जिसकी एक पैन इंडियन अपील हो और चलाया नॉन वायलेंस से जाए, अहिंसात्मक हो, लेकिन कठोर शब्दों में कहा जाए ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को, कि हम ये करने जा रहे हैं। अगर आप अब हमें कुछ विशेष सहूलतें प्रदान नहीं करेंगे तो हम ये करने जा रहे हैं, हम एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं जिसमें आपके साथ पूरा असहयोग किया जाएगा, आपके साथ पूरा नॉन कोऑपरेशन किया जाएगा। इस मध्य कांग्रेस के 2 सेशंस की बात भी कर ली जाए। एक 1928 का है, एक 1929 का सेशन है। 1928 का सेशन है और 1929 का लाहौर का सेशन है और एक कलकत्ता का सेशन है। जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के 1928 के और 1929 के अधिवेशन जो कलकत्ता और लाहौर में क्रमशः होते हैं, तो वहाँ पर भी ये आवाज़ें मुखर होकर आती हैं कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, एक आंदोलन ऐसा चलाना पड़ेगा। तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ये बात उभर कर आती है कि अब हमें जो है वो आज़ादी चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाती है, ये बात आती है। इसी दौरान एक रिपोर्ट भी आ चुकी होती है जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि आप एक रिपोर्ट पेश करें कि आप किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से आगे का रास्ता तय होना चाहिए भारत की आज़ादी का या इस संग्राम का। तो वो रिपोर्ट आती है और उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। तो जो हम कह सकते हैं वृद्ध नेता थे, जो पहली पीढ़ी के नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं कि हमें आप डोमिनियन स्टेटस दे दें, जैसा कि कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। लेकिन जो यंग ब्रिगेड थी कांग्रेस की, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू को रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को रख सकते हैं, वो ये कह रहे थे कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस के आगे की बात की जाए और आज़ादी की बात जो है वो की जाए। इस कड़ी में जो पुल बनने का काम करते हैं, एक ब्रिज बनने का काम करते हैं, वो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी ने किया। और ये कहा गया कि अगर आप हमें 1929 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, अगर आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, लेकिन एक समय सीमा तय कर दी गई, वो समय सीमा है 31 दिसंबर 1929 तक की,
अगर तब तक डोमिनियन स्टेटस देते हैं तो हम ये आज़ादी का आंदोलन की बात या एक जो पूरे भारत में आंदोलन चलाए जाने की बात हो रही है वो हम नहीं करेंगे, हम उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हुआ नहीं है और अंततः ये आंदोलन चला जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और इस बीच ये फैसला भी हो गया, ये जनवरी 1930 में ये फैसला कर दिया जाता है कि 26 जनवरी हर साल 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे चुना, गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया। ये हम कह सकते हैं कि जो पहले स्वतंत्रता दिवस की डेट तिथि सोची गई थी 26 जनवरी, जो ये तय हो गया था 1929 में, जो लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और उस टाइम ये भी तय कर दिया गया था कि 26 जनवरी को हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी बात को लेकर आगे चलकर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस जो है वो मनाते हैं, जो रिपब्लिक डे है वो मनाते हैं। तो ये कुछ बातें जो हैं वो तय हो चुकी थी। और क्योंकि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, लॉर्ड इरविन फेल्ड इन गिविंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, इंग्लैंड फेल्ड टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, तो हालात ऐसे बन गए थे, वातावरण ऐसा बन गया था, सर्कमस्टांसेस ऐसी बन चुकी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू होता है और महात्मा गांधी जो हैं वो इसके नेता बनते हैं, इसके लीडर बनते हैं और इसकी एक पैन इंडियन अपील होती है। वो अलग बात है कि कुछ कहते हैं कि ये इसकी पैन इंडियन अपील नहीं थी, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के चलाए गए जो ये आंदोलन है उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो उभर कर आती है। तो इसमें तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो ये हमने आज समझा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से वो शुरू होने के हालात हैं, इंट्रोडक्शन जो है हम वहीं तक पहुँचे हैं। इसे हम कंटिन्यू आगे के वीडियोस में करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इसे समझ पाए होंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस को, एजुकेशनल वीडियोस को पसंद कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।